24 मार्च 2026 की शाम पश्चिम बंगाल में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चालू किया जाता है और मतलब महज कुछ ही सेकंड के भीतर पूरे राज्य के 7 करोड़ लोगों के वोटिंग अधिकार और उनकी पहचान अचानक से हवा में लटक जाती है। 7 करोड़ लोग। हाँ, एक झटके में एक पूरा का पूरा राज्य संदिग्ध या कह लें सस्पेक्टेड बन जाता है। मतलब मशीन के एक क्लिक ने ये तय कर दिया कि 7 करोड़ लोग अब अपने ही देश में सवालों के घेरे में हैं। अब देखिए, ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट हो, लेकिन ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिसने एक बहुत ही गंभीर प्रशासनिक और मानवीय संकट को खड़ा कर दिया। मतलब एक ऐसा संकट जहां मशीनें इंसानों की पहचान तय कर रही हैं, और वो भी बिना किसी साफ नियम के। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम इसी अजीबोगरीब और परेशान कर देने वाले मुद्दे की बिल्कुल तह तक जाएंगे। जी। और मैं बता दूं कि हमारे पास आज जो मुख्य सामग्री है ना, वो मशहूर यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। उस वीडियो का टाइटल है 91 लाख वोटर्स डिलीटेड, रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर कैसे एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर, कुछ अटपटे एल्गोरिदम और नौकरशाही के फैसलों ने पश्चिम बंगाल में इतने बड़े स्तर पर उथल-पुथल मचा दी। हाँ, क्योंकि इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ कुछ आंकड़ों को दोहराना नहीं है। हमें उस पूरी कार्यप्रणाली को समझना है जिसके तहत ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल। लेकिन देखिए, चर्चा में और गहराई तक उतरने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। इस पूरी रिपोर्ट और ओरिजिनल वीडियो में चुनाव आयोग, बीजेपी और टीएमसी पर कई गंभीर, संगीन और सीधे तौर पर राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं। तो हम ये बिल्कुल साफ कर दें कि हम इनमें से किसी भी दावे, पक्ष या राजनीतिक आरोप का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, और ना ही हम किसी राजनीतिक दल या संस्था का कोई पक्ष ले रहे हैं। हमारा काम केवल एक निष्पक्ष विश्लेषक की तरह ओरिजिनल वीडियो में दी गई जानकारी और दावों को ज्यों का त्यों आपके सामने रखना है, ताकि इस पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे की जो तकनीक है उसे हम समझ पा सकें। बिल्कुल, निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमें उन बंद कमरों से नहीं करनी चाहिए जहां वो बड़े-बड़े सर्वर रखें, बल्कि हमें सड़कों से शुरुआत करनी चाहिए, है ना? एकदम सही, सड़कों से, जहां इस तकनीकी गड़बड़ी का सबसे बड़ा और सीधा मानवीय असर देखने को मिला। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले डेटा का मामला तो है नहीं। वीडियो में मालदा जिले की 2 अप्रैल 2026 की घटना का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया गया है। मालदा की घटना। हाँ, हुआ क्या कि नेशनल हाईवे 12 पर अचानक से बांस, फर्नीचर और जलते हुए टायर्स का एक विशाल बैरिकेड लगा दिया गया। मतलब सैकड़ों लोग अपना कामधाम छोड़कर सीधा सड़क पर उतर आए थे। और वहां भीड़ का जो गुस्सा था ना, वो सिस्टम के फेल होने पर एक आम नागरिक की जो बेबसी और हताशा होती है, उसे साफ दिखाता है। गुस्सा इतना ज्यादा था कि सोचिए, उन्होंने वीडियो ऑफिस के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाप रे, 9 घंटे? हाँ, और जब पुलिस उस स्थिति को काबू करने वहां पहुंची तो उन पर भी पत्थर बरसाए गए। अरे रुकिए, मुझे स्थिति को थोड़ा और समझने दीजिए, क्योंकि अक्सर जब हम हाईवे जाम या पत्थरबाजी की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तरह की छवि बनती है। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे इस पूरे वाक्य में सबसे ज्यादा हैरान कर गई, वो ये थी कि ओरिजिनल सोर्स के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी कोई पेशेवर क्रिमिनल या उपद्रवी नहीं थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हमारे और आपके जैसे बिल्कुल आम नागरिक थे। उनमें स्कूल के टीचर शामिल थे, खेत में काम करने वाले किसान थे, छोटी मोटी दुकानें चलाने वाले लोग थे। मतलब उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। कोई रिकॉर्ड नहीं। ये वो लोग थे जिनका पहले कभी पुलिस से कोई पाला नहीं पड़ा था। तो फिर एक आम स्कूल टीचर को हाईवे पर टायर जलाने की नौबत क्यों आ गई? मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक? क्योंकि इन लोगों को अचानक से ये पता चला कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी जो एसआईआर की प्रक्रिया होती है, उसके तहत उनके नाम वोटर लिस्ट से ही गायब कर दिए गए हैं। अब आप सोचिए, जब किसी आम इंसान को यह लगता है कि उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उसका सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी कारण के छीन लिया गया है, तो हालात ऐसे ही बेकाबू होते हैं। चुनाव आयोग की एक रूटीन प्रक्रिया है जिसे वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट करने के लिए किया जाता है। जी।
जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है या कोई हमेशा के लिए किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गया है, तो उसका नाम लिस्ट से हटाना जरूरी है। वीडियो में ये भी बताया गया है कि 1952 से लेकर अब तक भारत में 13 बार ये प्रक्रिया हो चुकी है। तो फिर इस बार ऐसा क्या अलग था जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया? इस बार का जो अंतर है ना, वो आंकड़ों की विशालता और एक बिल्कुल नई रहस्यमयी कैटेगरी में छिपा है। डेटा के अनुसार नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच बंगाल में 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। 61 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब हर 6 में से एक वोटर इससे प्रभावित हुआ। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। करीब 60 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज या अंडर एजुकेशन के नाम पर एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल दिया गया। और वो कैटेगरी क्या थी? उसे कहा गया सस्पेक्टेड वोटर, यानी संदिग्ध वोटर। सस्पेक्टेड वोटर, ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब अगर हम किसी मेडिकल एक्सरे की बात करें, तो जब कोई मरीज एक्सरे करवाता है तो रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि हड्डी टूटी है या नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सही बात है। या तो आप वोटर हैं या आप वोटर नहीं हैं। ये बीच का रास्ता क्या है? यही वो ग्रे एरिया है जिसने इस पूरी समस्या को जन्म दिया। सस्पेक्टेड का मतलब है कि वोटर का नाम ना तो लिस्ट से पूरी तरह से काटा गया है और ना ही उसे स्वीकार किया गया है। उसे बस एक तकनीकी अधर में लटका दिया गया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बैंक में जाए और उसे पता चले कि किसी मशीन की मर्जी से उसका अकाउंट शायद की कैटेगरी में डालकर फ्रीज कर दिया गया है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। ना वो व्यक्ति पैसे निकाल सकता है, ना ही उसे ये बताया जा रहा है कि उसका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, और ना ही उसे अनफ्रीज करने का कोई तरीका पता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चुनाव आयोग को अचानक हाँ या ना की बजाय इस नई कैटेगरी को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब देखिए, वीडियो में जो दावा किया गया है उसके अनुसार ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा तरीका हो सकता है। आरोप ये है कि जब कई लोगों ने चुनाव आयोग को अपने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो उन्हें जानबूझकर फंसाए रखने के लिए ये सिस्टम लाया गया। अच्छा, मतलब अगर आप किसी को सीधे खारिज करते हैं तो आपको सिर्फ ठोस कानूनी कारण देना होगा, है ना, जिस पर वो व्यक्ति कोर्ट जा सके। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन ये जो सस्पेक्टेड कैटेगरी है, ये एक ऐसा प्रशासनिक लूप होल है जहां सिस्टम नागरिक को बिना कोई ठोस जवाब दिए उसे उसके अधिकार से दूर रख सकता है। जब आपका नाम काटा ही नहीं गया पूरी तरह से, तो आप किस आधार पर शिकायत करेंगे? ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस सस्पेक्टेड लिस्ट को बना कौन रहा था, तो पता चलता है कि ये फैसला किसी इंसान या सरकारी अधिकारी ने नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर ने किया था। जी हाँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका मुख्य काम 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स को आज के नए रिकॉर्ड से स्कैन करके मैच करना था। और इस सॉफ्टवेयर के काम करने का तरीका और इसके जो पैमाने थे, वो इतने अवास्तविक थे कि ये किसी भी सही नागरिक को संदिग्ध बना सकता था। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वीडियो के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर ने किस आधार पर लोगों को संदिग्ध माना? मतलब वो क्या चेक कर रहा था? सॉफ्टवेयर स्पेलिंग और उम्र के डेटा को एक बहुत ही कठोर नजरिए से देख रहा था। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का नाम मोहम्मद है। अब 20 साल पुराने किसी राशन कार्ड या कागज में उसके नाम की स्पेलिंग में ओ लिखा था, जैसे MOHD। लेकिन आज के आधार कार्ड या नए रिकॉर्ड में वो स्पेलिंग यू से हो गई, MUHAMMAD। तो बस इतने से अंतर पर वो व्यक्ति सीधा सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया। पर एक सेकंड, क्या ये मुमकिन नहीं कि भारत जैसे देश में ऐसी गलतियां आम हो? मतलब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां दूर दराज के गांव में सरकारी बाबू अक्सर जल्दबाजी में स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। बिल्कुल। कोई कुमार लिखता है, कोई गलती से कुमारी लिख देता है। कई बार कागजों में जन्म तिथि की जगह सिर्फ साल लिखा होता है कि भाई 1980 की पैदाइश है। आपकी बात बिल्कुल सही है। भारत में कागजों पर क्लेरिकल मिस्टेक होना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि नियम सा है। हर दूसरे व्यक्ति के कागज में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, वही तो। लेकिन सॉफ्टवेयर ने इस मानवीय पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ नाम ही नहीं, अगर किसी के जेंडर का मिलान पुराने रिकॉर्ड से नहीं हुआ, या फिर पिता और पुत्र की उम्र के बीच 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का गैप दिख गया, तो भी वो व्यक्ति सीधा सस्पेक्टेड वोटर बन गया। अरे, तो एक ऐसी मशीन जो भारत की जमीनी हकीकत और यहाँ के कागजी कामकाज के तरीके को बिल्कुल नहीं समझती, उसे इतने बड़े स्तर पर लागू कैसे कर दिया गया? क्या इसे लागू करने से पहले कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी?
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक इन्वेस्टिगेशन का हवाला दिया गया है वीडियो में। उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस एल्गोरिदम को इतने बड़े स्तर पर लागू करने से पहले ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया था। टेस्ट ही नहीं किया गया? जी, इस बात की कोई जांच नहीं हुई कि ये सॉफ्टवेयर पुराने और धुंधले रिकॉर्ड्स को सही से पढ़ भी पा रहा है या नहीं। ये बात गले नहीं उतर रही। मतलब एक पूरे राज्य के करोड़ों वोटर्स का भविष्य एक ऐसी मशीन के हाथ में सौंप दिया गया जिसकी एक्यूरेसी के बारे में खुद उसे बनाने वालों को नहीं पता था। वीडियो का तो यही दावा है कि एक सीनियर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने खुद ये बात मानी कि उन्हें इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि ये मशीन 60% सही काम कर रही है या 95%। बाप रे! और इस बिना टेस्ट की गई तकनीक का सबसे खौफनाक रूप हमें 24 मार्च 2026 को देखने को मिला। अच्छा, वो इस 7 करोड़ वाला ग्लिच जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था? बिल्कुल। 24 मार्च की शाम को जब इस सॉफ्टवेयर को राज्य के पूरे डेटाबेस पर चलाया गया तो इसने महज कुछ मिनटों में पश्चिम बंगाल के 7 करोड़ वोटर्स को एक साथ सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। 7 करोड़! मतलब राज्य के लगभग हर एक वोटर को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई आम किसान, मशीन ने संदिग्ध मान लिया। ये तो सिस्टम का पूरी तरह से ढह जाना है। हाँ, हालांकि इसके 2 घंटे बाद अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसे एक टेक्निकल ग्लिच बताकर वापस रोल बैक किया गया। शुक्र है। लेकिन जो बात असल में चिंताजनक है वो ये है कि इस भयंकर गड़बड़ी के बाद भी एल्गोरिथम में कोई सुधार नहीं किया गया। बिना किसी मैनुअल चेकिंग या जमीनी वेरिफिकेशन के उसी अनटेस्टेड एल्गोरिथम को दोबारा चला दिया गया। यानी कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, बस एक मशीन को ये तय करने की खुली छूट दे दी गई कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। लेकिन देखिए, मशीन भले ही अंधी हो, वो जो डेटा उगल रही है, वीडियो के विश्लेषण के मुताबिक वो एक बहुत ही विरोधाभासी और खास पैटर्न दिखाता है। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब इस पूरी सफाई अभियान की शुरुआत हुई थी तो जो मुख्य कारण बताया गया था वो ये था कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और वे अवैध रूप से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इसलिए वोटर लिस्ट को साफ करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम ओरिजिनल वीडियो में पेश किए गए डेटा को बारीकी से देखते हैं तो वो पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बयां करता है। पूरे राज्य में कुल मिलाकर सिर्फ 4.3% वोटर्स ही ऐसे मिले जिन्हें उनके पुराने रिकॉर्ड्स के साथ मैप नहीं किया जा सका। और यहाँ जो आंकड़े सामने आते हैं वे उस घुसपैठिए वाले नैरेटिव को पूरी तरह पलट देते हैं। जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में घुसपैठ की सबसे ज्यादा बात होती है, जरा वहां के आंकड़े देखिए। डोमकल में अनमैप्ड वोटर्स सिर्फ 0.42% है। रानीनगर में ये आंकड़ा 0.91% है और हरिहरपाड़ा में महज 0.6%। और इसके ठीक विपरीत अगर हम उन विधानसभा सीटों की बात करें जहां हिंदू दलित रिफ्यूजी यानी मतुआ समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं, जो 1947 या उसके बाद भारत आए थे, वहां अनमैप्ड वोटर्स का रेट राज्य के औसत से लगभग दुगना मिला, यानी करीब 9.47%। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। और अगर हम सस्पेक्टेड लिस्ट के डेमोग्राफिक बंटवारे को देखें तो डेक्कन हेरल्ड के डेटा के हवाले से वीडियो में बताया गया है कि कोलकाता पोर्ट इलाके में मुस्लिम आबादी करीब 50% है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनकी हिस्सेदारी 82% है। बिल्कुल। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खुद की सीट भवानीपुर में 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में वे 52% है। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए। और तबके पर पड़ती है ना, क्योंकि उनके पास अपने कागजात दुरुस्त रखने के साधन या जानकारी नहीं होती। तो क्या ये मुमकिन है कि ये सिर्फ एक आर्थिक या क्लास का मुद्दा हो जिसे जानबूझकर दूसरा रंग दिया जा रहा हो? आपका ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, लेकिन डेटा इस धारणा को भी खारिज करता है। इस सस्पेक्टेड लिस्ट में ऐसे हाई प्रोफाइल और सम्मानित नाम शामिल हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। ये सिर्फ गरीबों या अनपढ़ों तक सीमित नहीं था। अच्छा, जैसे? कौन? मोहम्मद दुआल अली का उदाहरण लीजिए। वे कारगिल युद्ध के वेटरन हैं। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। उन्होंने अपने आर्मी सर्विस के तमाम रिकॉर्ड भी अधिकारियों को दिखाए, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर ने उन्हें सस्पेक्टेड वोटर बना दिया। ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब एक फौजी जिसने देश के लिए युद्ध लड़ा, उसे अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बात सिर्फ फौजियों की नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी का नाम भी इस लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। I've heard कि इसमें कुछ बहुत ही जानी मानी हस्तियां भी शामिल हैं। बिल्कुल हैं। भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर ऋचा घोष का नाम इस लिस्ट में था। बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती और यहां तक कि मौजूदा बंगाल सरकार के कई मंत्रियों के नाम भी सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिए गए।
मतलब ये सिस्टम पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। और इसकी सबसे बड़ी विडंबना तो सुनिए, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO जो खुद घर घर जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे थे और दूसरों के नाम वेरीफाई करने का काम कर रहे थे, हाँ, सॉफ्टवेयर ने उनमें से भी कई लोगों के नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिए। अब वे खुद अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर लाइनों में खड़े हैं। व्यवहार कर रही हों और समाज के हर वर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हों, तो सवाल इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने वाले प्रशासन पर भी उठता है। और वीडियो के मुताबिक यहीं पर पर्दे के पीछे खेले गए कुछ और गंभीर प्रशासनिक आरोप सामने आते हैं। जी, जब इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों के अधिकारों से जुड़ा कोई काम होता है, तो एक पारदर्शी और लिखित प्रक्रिया की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहाँ दावा किया गया है कि बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने स्थानीय अधिकारियों को लिखित आदेश भेजने के बजाय व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दिए। व्हाट्सएप के जरिए इतने संवेदनशील चुनावी फैसले, जहां करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पर है, वो व्हाट्सएप चैट पर लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण बहुत सीधा है। व्हाट्सएप पर दिए गए निर्देशों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता। अगर कोई कल को RTI लगाता है या मामला कोर्ट में जाता है, तो इन चैट्स को आधिकारिक आदेश नहीं माना जा सकता। चालाकी। वीडियो का दावा है कि इन्हीं व्हाट्सएप संदेशों के जरिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया कि वे ऑफिशियल डेडलाइन खत्म होने से पहले ही वोटर्स को एब्सेंट मार्क कर दें। ये तो चुनाव आयोग के अपने ही लिखित निर्देशों का सीधा उल्लंघन बताया जा रहा है। जी। और ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, नामों को काटना। वीडियो में TMC नेता ममता बनर्जी के हवाले से ये आरोप भी लगाया गया है कि एक तरफ लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ फॉर्म 6 के जरिए अवैध रूप से नए नाम जोड़े भी जा रहे हैं। जी। उनका दावा है कि बीजेपी दूसरे राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान और यूपी से लोगों के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। इसे समझने के लिए फॉर्म 6 को जानना जरूरी है। ये वो फॉर्म होता है जिसका इस्तेमाल नए वोटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। आरोप ये है कि एक ही दिन में करीब 30,000 फॉर्म 6 सबमिट किए गए। 30,000 जी। एक दिन में? हाँ, और एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना का जिक्र है, जहां एक राजनीतिक कार्यकर्ता 400 फॉर्म एक साथ ले जाते हुए पकड़ा गया, जबकि चुनाव आयोग के नियम बिल्कुल साफ हैं कि कोई भी एजेंट एक दिन में केवल 50 फॉर्म ही जमा कर सकता है। और जब इन सब गड़बड़ियों के बीच डेटा में पारदर्शिता की बात आती है, तो चुनाव आयोग के डेटा पब्लिश करने के तरीके पर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ओरिजिनल सोर्स में बताया गया है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट वेबसाइट पर पब्लिश की गई, वो 228 MB की भारी भरकम नॉन सर्चेबल PDF फाइल्स के रूप में थी। इस PDF फॉर्मेटिंग के पीछे के खेल को समझना बहुत दिलचस्प है। फाइल साइज को जानबूझकर इतना बड़ा रखा गया कि आम कंप्यूटर उसे डाउनलोड करते ही हैंग हो जाएं। अरे, इसके अलावा हर पन्ने पर अंडर एजुकेशन का एक बड़ा सा वाटरमार्क लगा दिया गया और डेटा एक्सेस करने के लिए कड़े कैप्चा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसका असल मकसद क्या था? क्या सिर्फ लोगों को परेशान करना? नहीं, इसका तकनीकी मकसद था OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को रोकना। जब पन्नों पर वाटरमार्क होता है, तो कोई भी AI टूल या डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर उस PDF को पढ़कर एक्सेल शीट में नहीं बदल सकता। अच्छा। इसका सीधा असर यह हुआ कि कोई भी पत्रकार, रिसर्चर या आम इंसान आसानी से उस डेटा को पढ़ या एनालाइज ना कर पाए। ये तो डेटा को पब्लिक डोमेन में रखकर भी उसे छिपाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन फिर ऑल्ट न्यूज की टीम ने इसमें दखल दिया। उन्होंने 558 ऐसी PDF फाइल्स को एक-एक करके मैन्युअली प्रोसेस किया। बहुत बड़ा काम है ये। हाँ, और 35,287 वोटर रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके अपनी वेबसाइट पर पब्लिक कर दिया, ताकि आम लोग कम से कम अपना नाम और स्टेटस आसानी से चेक कर सकें। और अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, तो जब ये सारा डेटा, ये कटौतियां और ये जोड़े गए नाम एक साथ रखकर देखे जाते हैं, तो चुनावी गणित की एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर उभरती है। वो कैसे? आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC को बीजेपी के मुकाबले करीब 60 लाख वोट ज्यादा मिले थे। और अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद ठीक 61 लाख वोटर्स के नाम ही काटे गए हैं। अब देखिए, ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर आंकड़े कुछ और इशारा करते हैं। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 234 सीटों पर इन प्रभावित या सस्पेक्टेड वोटर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव के जीतने के मार्जिन को पूरी तरह से पलट सकते हैं।
इसका मतलब है कि जिन सीटों पर कोई उम्मीदवार 5,000 वोटों से जीता था, वहां 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिन 3 मुख्य जिलों में टीएमसी बहुत ही छोटे मार्जिन से जीती थी, अकेले उन 3 जिलों में पूरे राज्य के 42% सस्पेक्टेड केसेस पाए गए हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये ऐसा गणित है जो पूरे राज्य की सत्ता का समीकरण बदल सकता है। वीडियो के अंत में उन लोगों के लिए कुछ जरूरी कदम भी बताए गए हैं जो पश्चिम बंगाल के वोटर हैं। बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जाकर अपना नाम जरूर चेक करे। जी, ये बहुत जरूरी है। अगर नाम कट गया है तो ईसीआई पोर्टल के जरिए या फिर एसडीएम या डीएम ऑफिस में जाकर ऑफलाइन अपील सबमिट की जा सकती है। और इस पूरे विवाद पर एक कानूनी लड़ाई भी चल रही है। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बेहद अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि प्रशासन की सुस्ती का आलम यह है कि अभी तक 27 लाख डिलीटेड वोटर्स में से सिर्फ 2 लोगों की ट्रिब्यूनल हियरिंग पूरी हो पाई है। सिर्फ 2 की 27 लाख में से? जी हाँ, सिर्फ 2। और वीडियो के अंत में 26 अप्रैल को होने वाली एक एआई मास्टर क्लास का भी प्रमोशन है, जहां लोग बिना कोडिंग के एआई टूल सीख सकते हैं, जो शायद ऐसे डेटा को समझने में भी काम आए। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इन तमाम राजनीतिक और तकनीकी बहसों से परे एक पल के लिए रुककर सोचिए। ये पूरा मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल, किसी एक राजनीतिक पार्टी या एक चुनाव तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है कि जब अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी, जल्दबाजी में बनाए गए एल्गोरिदम और बिना जवाबदेही वाले प्रशासनिक आदेश एक साथ मिल जाते हैं, तो वे किसी भी आम नागरिक के सबसे बुनियादी अधिकार को कैसे कुचल सकते हैं। हमने शुरुआत में उस मेडिकल एक्सरे मशीन का उदाहरण दिया था। एक्सरे मशीन का काम सिर्फ ये दिखाना है कि शरीर के अंदर क्या है, लेकिन बंगाल के इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक्सरे मशीन ने ही खुद से ये तय करना शुरू कर दिया है कि आपके शरीर में हड्डी होनी भी चाहिए या नहीं। और वो भी बिना किसी डॉक्टर से पूछे, बिना किसी मानवीय संवेदना के, बस अपने खराब एल्गोरिदम के आधार पर। और यही बात हमें आज के हमारे अंतिम विचार की ओर ले जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमें इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद खुद से जरूर पूछना चाहिए। अगर आज एक बिना टेस्ट किया गया सॉफ्टवेयर रातों रात करोड़ों लोगों की नागरिकता पर, उनकी पहचान पर और उनके वजूद पर सवालिया निशान लगा सकता है, तो क्या भविष्य के लोकतंत्र में आम नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन मशीनी एल्गोरिदम्स की तानाशाही से बचाने के लिए हमें अपने संविधान में एक नए डिजिटल अधिकारों के बिल यानी डिजिटल बिल ऑफ राइट्स की जरूरत पड़ने वाली है? एक बहुत ही गहरा सवाल जिस पर हर नागरिक को सोचना चाहिए। एक मशीन ये तय करे कि आप कौन हैं, उससे पहले हमें ये तय करना होगा कि उस मशीन की हद क्या है। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही अहम जानकारियों के पन्ने पलटते रहेंगे।